स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, फिर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी और लास्ट में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है? तो एक्सक्रीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम करते क्या है, रिमूवल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उसका रिमूवल जो होता है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे उसका रिमूवल इज नोन एज द एक्सक्रीशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये तो होगी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। सीधे चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, मतलब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पे चलते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पे जाएंगे तो वहां पर हमें एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है। अब जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? ये किडनीज है, पेयर ऑफ किडनी, ये जो जा रहे हैं किडनी से जो जा रहे हैं हमारे, ये पेयर ऑफ यूरेटर्स है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, ये यूरेटर हो गए हमारे। फिर ये मिलता है नीचे यूरिनरी ब्लैडर मिलता है और नीचे यूरेथ्रा ओपनिंग होती है। अब बात करते हैं किडनी की। तो किडनी के अंदर हमारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद जो यूरिन जो फॉर्म यहाँ होती है वो यूरिन यहाँ से पास करती हुई यूरेटर से होती हुई जाती है यूरिनरी ब्लैडर पे। अब यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होता है, वो यूरिन कुछ समय तक स्टोर रहती है, तब तक स्टोर रहती है जब तक प्रेशर ज्यादा ना बढ़ जाए। अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर है, मतलब उसकी वॉल्स जो है वो मसल्स से बनी हुई है, मस्कुलर वॉल्स होती हैं। इसका मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नर्वस कंट्रोल में होता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल्स कैसी है, मस्कुलर। इसका मतलब वो किसके कंट्रोल में होता है, वो नर्वस कंट्रोल में होता है। इसका मतलब हम अपना अर्ग टू पास यूरिनेट जो है, मतलब यूरिन पास करने का जो हमारी अर्ग होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल्स कैसी है, मस्कुलर। मस्कुलर वॉल्स है, इसी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में यूरिनरी ब्लैडर रहता है। ठीक है, फिर जैसे प्रेशर कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है तो यूरेथ्रा से हमारा यूरिन पास आउट हो जाती है। ये तो हो गया सिंपल सा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपको समझ में आ गया। अब इसमें आप यहां देखें तो ये आपकी एओर्टा है, दिख रही है, ये जो जा रही है एक एओर्टा है, ये है हमारी वेना केवा, ये दिख रही है हमारी वेना केवा। अब हमारी यहाँ पर दिखती है एक रीनल वेन और रीनल आर्टरी। अब इनका काम क्या होता है वो आगे समझेंगे। सीधे बात करते हैं किडनी की। तो किडनी के अंदर क्या बन रहा था, यूरिन बन रहा था। तो अब ये यूरिन जो किडनी के अंदर बनाया ये किसने बनाया? तो बात करते हैं यहाँ पर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है हमारी किडनी की, दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, मतलब कि बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। अब सीधे पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन क्या कैसे काम करता है और नेफ्रॉन ने यूरिन कैसे बनवानी है। तो सीधे आते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। तो ये हमारे है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो शुरुआत करते हैं हम, वापस से मैं यहीं आता हूं। किडनी के अंदर एक आ रही थी रीनल वेन और एक थी रीनल आर्टरी। यहां पर एक किडनी को देखो तो यहां पर आपको रीनल वेन मिलती है और रीनल आर्टरी। रीनल वेन भी मिलेगी और रीनल आर्टरी भी मिलेगी। तो यहीं से शुरू करते हैं। अब जो ब्लड आता है, ब्लड जो हार्ट से आ रहा होगा वो आर्टरी के थ्रू आ रहा होगा। तो हार्ट से जो ब्लड आ रहा होगा, कहीं से भी ब्लड आ रहा होगा, वो आर्टरीज के थ्रू आ रहा होगा। तो हमारी जो रीनल आर्टरी होती है, इस रीनल आर्टरी से ब्लड होता हुआ जाता है एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर। ये देखो, ये हमारी रीनल आर्टरी से, ये हमारी जो रीनल आर्टरी यहां दिख रही थी, यहां से हमारा ब्लड जो होता है वो एफरेंट आर्टेरियोल पे पहुंचता है। और एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो यहाँ इस एरिया में क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स जो होती है वो यहाँ जाती है और फिर निकलती है इसमें से इफरेंट आर्टेरियोल्स, फिर इसमें से निकलती हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के सबसे पहला जो एक यहाँ पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ये जैसे कप जैसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर जो होती है हमारी कैपिलरीज का बहुत ही ज्यादा एकदम टफ कैपिलरीज मिलती है। यहाँ पर कैपिलरीज का गुच्छा मिलता है यहाँ पर, और इस कैपिलरीज के गुच्छे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस।
ये कैपिलरीज के गुच्छे को कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। मतलब रीनल आर्टरी से ब्लड आया था। अब रीनल आर्टरी से जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड होगा, वो जो ब्लड होगा हमारा कैसा होगा, उसके अंदर होगी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स। और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट में हमारी बॉडी के अंदर बनता है यूरिया, या बोल सकते हो यूरिक एसिड, से मेनली यूरिया बनता है। ठीक है, ये हमारा एक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें कहां से निकालना है, हमें अपने ब्लड में से फिल्टर आउट करना है। तो वो जो ब्लड जिसके अंदर ये वेस्ट मटेरियल्स हैं वो रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा एफरेंट आर्टेरियोल पे। वो ब्लड आएगा एफरेंट आर्टेरियोल पे, मतलब एक ऐसा ब्लड होगा, गंदा खून होगा, वो यहाँ से गया यहाँ पर ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस के पास क्या है, ग्लोमेरुलस जो है वहां पर क्या है, हमारा कैपिलरीज का एक बहुत ही ज्यादा मतलब गुच्छा है, कॉइल्ड है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर एक गुच्छा सा मिलेगा ग्लोमेरुलस पे कैपिलरीज का। उसके बाद ये बन के निकलती है इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बन जाती है, इफरेंट आर्टेरियोल। अब जो एफरेंट आर्टेरियोल की बात करूं तो एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ी चौड़ी होती है, और जो इफरेंट आर्टेरियोल दिखती है थोड़ी सी इसकी डायमीटर कम होती है, पतली होती है, जिससे कि क्या हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अब वो तो बहुत छोटी बात होगी, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल जाती है आगे, तो ये दिख रही है ऐसे टूट जा रही है इनमें तीन में। तो ये है हमारी पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज, मतलब ये कैपिलरीज में टूट जाती है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे, ये भी हमारी ये एफरेंट आर्टेरियोल से ही आ रहा है ये सब। तो ये देखो ये ऐसा आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पर। तो ये होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, जो ये दिख रहा है। तो लूप ऑफ हेनले पे जो हमारी इफरेंट आर्टेरियोल इसके अलोंग चल रही होती है, उस वाली इफरेंट आर्टेरियोल का नाम वासा रेक्टा कहते हैं हम। मतलब यहाँ पर ये वासा रेक्टा बन जाती है। फिर ये जो होती है हमारी, ये यहां से जाती है, और यहां से जो ब्लड होता है वो जाता है रीनल वेन के अंदर। मतलब देखो, रीनल आर्टरी से ब्लड आया था और रीनल वेन से ब्लड चले जाता है। रीनल वेन से ब्लड चले जाता है, खून साफ होके चले जाता है। रीनल आर्टरी से आया था और रीनल वेन से साफ होके चले जाता है। अब समझेंगे कि ये साफ कैसे होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको नेफ्रॉन में मिलता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है आपका बोमेंस कैप्सूल। उसके अंदर आपको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मिलेगी जिसका नाम बोल दिया ग्लोमेरुलस। यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल, फिर यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल। फिर उसके बाद इसका कुछ हमारा ट्यूबुलर पार्ट दिखता है नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट भी हमारा अलग अलग उसके नाम है, जैसे कि ये जो ये वाला होता है, ये होता है हमारा पीसीटी, जो शुरुआत में मिलता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। इसे हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है यू शेप्ड सा, इसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले। फिर यहां से हमारा ये जो रीनल ट्यूब्यूल होती है ये यहां पहुंचती है, और यहां इस वाले पार्ट का नाम होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी के बाद हमें यहाँ पर मिलती है कलेक्टिंग डक्ट। ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा यूरिन को कलेक्ट करती हुई जाती है। ठीक है, और कहाँ ले जाएगी उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके बाद ये जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो दो चीज दिख रही है, यहाँ पर दूसरे नेफ्रॉन्स जुड़े होंगे, और ऐसे ही कितने सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े होंगे, जिससे कि हर एक नेफ्रॉन से जो यूरिन बन रही होगी वो एक साथ आ रही होगी यहाँ से। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। अब बात करते हैं इसमें फिल्टर। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वेन्स जा रही हैं कैसे जा रही हैं, आर्टरीज कैसे जा रही हैं। रीनल आर्टरी से हमारा गंदा खून आया, वो एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस पे गया, फिर इफरेंट आर्टेरियोल्स टूट गई पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज में। फिर यहाँ पर दिखती है हमें वासा रेक्टा, और यहाँ से ये जाती है सीधे, ये जाके कहाँ ओपन होती है हमारी, यहाँ से वेन्स पे जुड़ जाती है। कहाँ जुड़ जाती है, रीनल वेन पे जुड़ जाती है जाके, क्योंकि जब इसके अंदर से ब्लड आ रहा होता है तो ब्लड जो होता है यहाँ से जाते जाते साफ हो जाता है, क्योंकि गंदा खून आया था। तो यहाँ से जाते जाते वो ब्लड क्या हो जाता है, साफ, और वो साफ ब्लड कहाँ चले जाता है, हमारा रीनल वेन पे। तो ऐसे ब्लड होता है फिल्टर। अब पूरा डीप में समझेंगे कि ब्लड में फिल्टरेशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले आते हैं दोबारा यहीं पे यूरिन फॉर्मेशन पे आते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन अब पढ़ेंगे हम, बहुत सिंपल से यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कवर कर लेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के हमारे सिंपल से 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन,
सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप पढ़ लिए, हमारा यूरिन फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, हमारा नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है वो भी समझ में आ जाएगा। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो इसी वजह से जो वो क्या करता है, फ्लूइड को पुश कर देता है फ्रॉम द कैपिलरीज टू बोमेन्स कैप्सूल। अब हमारा जैसे यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, इस एरिया में अब हमारा गंदा खून आया था, अब इस एरिया पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड इस कैपिलरीज से कहाँ जाने की कोशिश करता है, हमारा ब्लड इस कैपिलरीज से जाने की कोशिश करता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हाई प्रेशर में। तो ये लिखा है ब्लड प्रेशर पुशेस फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज टू द बोमेन्स कैप्सूल। अब वो कैपिलरीज से जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, पर किसके थ्रू जाता है, एक स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल होती है, इन दोनों के बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, और सेल कैसी होती है, वो लेयर जो होती है वो कैसी होती है, वो छन्नी जैसी होती है, उसे स्लिट भी बोल सकते हैं। उसमें दिखते हैं हमें स्लिट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। देखो यहाँ पर तो एक स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल से पास होती है। अब इस लेयर की बात करें, दिस लेयर हैज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इस लेयर पे एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ करती है वाटर को पास करने में, मतलब कि वो अब जो उसमें पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो जब वहां से हाई प्रेशर में फ्लूइड आगे जाने की कोशिश करेगा तो वही मॉलिक्यूल्स आगे जा पाएंगे जिनका साइज क्या होगा, छोटा, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल आगे पास कर जाएंगे। दूसरा, जितने भी हमारे स्मॉल सॉल्यूट्स हैं, जितने भी हमारे स्मॉल सॉल्यूट्स थे जो यहाँ पर ब्लड में थे, वो चले जाएंगे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, सॉल्यूट्स टू पास, बट यहाँ पर सॉल्यूट्स और वाटर पास कर जाते हैं, पर हमारी कुछ ब्लड सेल्स ब्लॉक हो जाती हैं और लार्ज प्रोटीन्स भी नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे जो वो मेम्ब्रेन थी, जो हमारी वो लेयर थी, उसकी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी, उसके जो पोर्स थे वो बहुत ही छोटे थे, जैसे छन्नी में होता है। तो क्या होगा, जो बहुत पतली पतली चीजें वो तो चली जाएंगी, पर जो बड़ी बड़ी चीजें वो नहीं जा पाएंगी। मतलब बड़ी बड़ी चीजें यहाँ क्या होंगी, हमारे लार्ज प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, हमारी जो लार्ज प्रोटीन और ब्लड सेल होती है वो यहाँ से इस ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर नहीं आ पाते, यहां से यहां पर हमारा वाटर आ सकता है, और दूसरा कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स यहां से यहां आ जाते हैं। अब वो सॉल्यूट यहां से आप हो जाते हैं, बाकी ब्लड जो था वो यहां से यहां चले गया। अब ब्लड आगे चले गया, ब्लड के अंदर से कुछ वाटर और कुछ सॉल्यूट्स जो है हमारे फिल्टर आउट हो गए हैं, इसी को बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि कहां हुआ, हमारा बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। हाई प्रेशर पे ब्लड आया, हाई प्रेशर पे ब्लड आया, वो पास कर गया हमारा ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में। अब ग्लोमेरुलस से और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में एक लेयर ऑफ सेल थी, उसके पास फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी, उस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जो पोर्स थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे थे, इसी वजह से वाटर और कुछ छोटे छोटे सॉल्यूट्स आगे चले गए, पर हमारी बड़ी ब्लड सेल्स और बड़े बड़े प्रोटीन्स आगे नहीं जा पाए, वो हो गए ब्लॉक यहाँ पर। अब क्या होता है, हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्यूट यहाँ पहुंच जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम इनिशियल फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो बनता है वो बनता है फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट को इनिशियल फिल्ट्रेट बोल दो या सिंपल फिल्ट्रेट बोल दो, एक ही बात है। तो देन फिल्ट्रेट इज फॉर्म, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उससे हमारा फिल्ट्रेट बन जाएगा। तो अभी हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ बन गया हमारा फिल्ट्रेट। अब उसके बाद होता है हमारा सेकंड स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कुछ गिनी चुनी चीजें ही रीअब्सॉर्ब होंगी। अब जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट चले गया है ना, उस इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर कुछ काम की चीजें भी चली जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ छोटे प्रोटीन्स, कुछ आयंस, कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं, वो काम के सॉल्ट्स जो होते हैं, काम के ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हमारे प्रोटीन अगर उस इनिशियल फिल्ट्रेट में चले जाते हैं तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वापस निकालना पड़ेगा, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो वही स्टेप होता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। फिल्ट्रेट कंटेन, अब जो हमारा फिल्ट्रेट बना था उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है, बट ऑल्सो सम एसेंशियल आयंस, उसके अंदर कुछ एसेंशियल आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं।
तो सो द नीडेड सब्सटेंस एंड सम वाटर, तो जो भी चीज हमें चाहिए वापस से वो, और दूसरा हमें वाटर रीअब्सॉर्ब यहाँ पर कर लिया जाता है। कैसे रीअब्सॉर्ब होता है? सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है। तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। क्या ये समझ में आ गया? तो दो स्टेप हो गए, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो गया। अब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है हमारा? ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहां पर होता है हमारा लास्ट स्टेप ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसमें क्या होगा? कुछ वेस्ट आयंस, या जैसे वेस्ट आयन हो सकते हैं हमारे सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयन, हाइड्रोजन के आयन। तो हमारे सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कैपिलरी, मतलब वो हमारी इन कैपिलरीज से वापस से आ जाते हैं इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। Some waste ions and hydrogen ion pass from capillaries to the renal tubules. Renal tubules मतलब DCT और PCT के अंदर वापस आ जाते हैं। ये ऐसे आयन होते हैं जो कि बॉडी में इनकी जरूरत नहीं होती, तभी क्या बोला? कुछ वेस्ट आयन और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो हमारी कैपिलरीज से कहाँ आ जाते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब रीनल ट्यूब्यूल में इंक्लूड होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? सिक्रीशन, क्योंकि सिक्रीशन हुआ है, हमारा कुछ चीज डाली गई है फिल्ट्रेट के अंदर। अब जो हमारा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुआ था, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेट मतलब सबसे पहला हमारा बना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में से कुछ चीजें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर ली जो काम की थी, तो अब बचा रिमेनिंग फिल्ट्रेट। अब उस रिमेनिंग फिल्ट्रेट में क्या किया? कुछ अमाउंट ऑफ आयंस, वेस्ट आयंस उसमें डाल दिए। तो जब रिमेनिंग फिल्ट्रेट में लास्ट में कुछ वेस्ट आयंस, हाइड्रोजन आयंस डाल दिए जाते हैं, तो वो दोनों मिलके बनाते हैं यूरिन। तो हमें मिलती है यूरिन। तो यहां पर लिखा है द सिक्रीटेड आयन कंबाइन करते हैं रिमेनिंग फिल्ट्रेट के साथ और क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। तो ऐसे बनता है हमारा यूरिन, और यूरिन जैसे यहां बन जाएगा, यहां पर यूरिन फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, फिर वो यूरिन जो होगी वो कलेक्टिंग डक्ट में चली जाएगी, और यहां देखो यूरिन फ्लो हो रहा है। और ऐसे ही कितने सारे नेफ्रॉन इससे जुड़े हुए हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा समझते हैं, और ये 3 स्टेप को एक बार शॉर्ट में दोबारा से समझ लेते हैं। देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले आपको दिखेगा कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बोवेन्स कैप्सूल। उसके अंदर आपको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का मतलब क्या है? कैपिलरीज का गुच्छा दिखेगा, ठीक। उसके बाद आपको मिलता है रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट, जिसमें हमारे 3 पार्ट दिखते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर मिलता है लूप ऑफ हेनले, फिर मिलता है हमें डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद मिलती है हमारी यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट। ये बात। अब यहां से ये भी बात समझ लेना, ये यहां से पूरा डायग्राम क्लियर कर लो कि रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा था। कैसा आ रहा था? गंदा खून आ रहा था। तो गंदा खून रीनल आर्टरी से पहुंचता है एफरेंट आर्टीरियोल के पास। वो एफरेंट आर्टीरियोल बनाती है ग्लोमेरुलस, जो हमारे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रहा है। फिर उसमें से इफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकलती है। वो इफरेंट आर्टीरियोल बहुत छोटी छोटी पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज में टूट जाती है, और जब वो जब हमारी पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज पास कर रही होती है, जुड़ने के बाद पास कर रही है किससे? लूप ऑफ हेनले से, तो उस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं वासा रेक्टा। फिर उसके बाद ये वासा रेक्टा से हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से फिल्ट्रेट, साफ होके कहां चले जाता है? रीनल वेन के अंदर। कैसे चले मतलब कहां चले जाएगा? रीनल वेन के अंदर। आया कहां से था? आर्टरी से, रीनल आर्टरी से। जाएगा कहां पर? रीनल वेन में। रीनल आर्टरी से जो आया था वो गंदा खून था, रीनल वेन के अंदर जाएगा वो अब जाएगा क्लीन, साफ खून जाएगा। तो यहां पर बन जाता है हमारा यूरिन, और यूरिन बनेगा मतलब ब्लड के अंदर सारा वेस्ट निकल गया, तो ब्लड यहां से प्योर होके चले जाता है। समझ में आया क्या? अब यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप दोबारा सुन लो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि कहां होता है हमारा? यहां पर होता है बोवेन्स कैप्सूल वाले एरिया में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? हमारा ब्लड होता है हाई प्रेशर पे, तो जैसे ही वो ग्लोमेरुलस से आने की कोशिश करता है, कहां पर? बोवेन्स कैप्सूल पे, तो वो उसके बीच में एक होती है हमारी एक स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल होती है।
उस लेयर की बात करें तो उस पे एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, मतलब छन्नी जैसी वो होती है, उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन छोटे छोटे पोर्स से हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ वेस्ट हमारा सॉल्यूट्स जो है वो आगे चले जाते हैं, छन के आगे चले जाते हैं, पर हमारा ब्लड सेल्स बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं जा पाते, तो वो वापस से यहाँ आ जाते हैं। ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो बनता है दैट इज द इनिशियल फिल्ट्रेट, या सिंपली उसे फिल्ट्रेट कह दो। सेकेंड स्टेप होता है इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट बना था उसके अंदर वाटर कंटेंट भी था, उसके अंदर एसेंशियल चीजें भी थी, वेस्ट चीजों के साथ साथ कुछ एसेंशियल चीजें भी थी, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हमारे छोटे साइज के प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो ये काम की चीजें यूरिन में पास आउट ना हो जाए करके उनका क्या करवाना पड़ता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाना पड़ता है। तो उनका करवा दिया जाता है यहाँ पर हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, अब वो फिल्ट्रेट आगे जाता है, उसमें से जो भी हमारा काम की चीजें थी वो निकाल दी, अब वो फिल्ट्रेट आगे जाएगा तो उसमें हो जाएगी ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो कुछ वेस्ट आयंस या हाइड्रोजन आयंस क्या करती हैं, सिक्रीट कर देती है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वो चीज डाल देती हैं, ब्लड में से निकाल के रीनल ट्यूब्यूल्स। देखो ये हमारी कैपिलरीज लगी हुई है ना, ये जो ये है, ये हमारी वासा रेक्टा आई थी, ये टूट गई थी ना ये 3 में, तो यही तो है हमारी कैपिलरीज। तो ये जो कैपिलरीज है ये इनके अंदर ब्लड है, अब ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट आयंस होंगे जैसे कि हाइड्रोजन आयंस होंगे, तो वो क्या करेगा, वो ब्लड में से हाइड्रोजन आयन किसके अंदर डाल देंगे, वापस से रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यही हो गया ना हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है, उससे क्या होता है, जो हमारा फिल्ट्रेट, रिमेनिंग फिल्ट्रेट, जो हमने जब उसमें से काम की चीजें निकाल दी, तो जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट बचा, उस रिमेनिंग फिल्ट्रेट में जब सिक्रीशन हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया तो बन गया यूरिन। तो क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है, जो कि पास आउट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है इससे यूरिन पास आउट होता है, और पास आउट होकर फिर ये यूरेटर से होता हुआ पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर, और जब हमारा जो प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ये तो था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप और हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अमाउंट ऑफ यूरिन जो हमारी बनती है या वाटर रीअब्सॉर्ब जो होता है वो किस पे डिपेंड करता होगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो अमाउंट ऑफ यूरिन बनेगा या हमारी बॉडी ने कितना वाटर एब्सॉर्ब करना है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कितना एक्सेस वाटर है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर कम है तो यूरिन भी कम बनती है, मतलब रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहला अमाउंट ऑफ यूरिन जो बनेगा, वेस्ट वाटर जो रीअब्सॉर्ब होगा, वो पहली चीज किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर कितना है। दूसरी वो किस चीज पे डिपेंड करता है, डिसॉल्व्ड वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कितने वेस्ट प्रोडक्ट्स है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यूरिया, अगर वो बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं तो उनको एक्सक्रीट करने के लिए पानी भी थोड़ा ज्यादा लगता है, तो उस टाइम पे रीअब्सॉर्प्शन कम होगा और यूरिन ज्यादा बनेगा। समझ में आया क्या। तो अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड और कितना वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारी 2 चीजों पे, हमारी बॉडी के अंदर कितना एक्सेस वाटर है, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये सारी चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम इसमें, आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। तो ये हो गया आपका सारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब। तो आप इसे नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो किसको जरूरत पड़ेगी उसकी, जिसकी किडनी वर्क करना बंद कर देगी। अब किडनी जब वर्क नहीं करेगी
तो हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं होगा। ब्लड फिल्टर नहीं होगा मतलब ब्लड के अंदर जो हमारे नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स है वो एज इट इज पड़े रहेंगे। अब जो हमारे नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, ये सब जो होते हैं हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जहर होते हैं। अगर इसे कुछ समय तक एक्सक्रीट आउट नहीं करा जाए तो एक बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी फेलियर हो जाता है उन्हें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लड को फिल्टर नहीं करेंगे, साफ नहीं करवाएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो इनिशियल फिल्टर रेट बनता है ना वो 180 लीटर पर डे बनता है। जो हमारा इनिशियल फिल्टर रेट है, हमारा इनिशियल फिल्टर रेट जो है वो 180 लीटर पर डे बनता है। एक दिन में 180 लीटर हमारा इनिशियल फिल्टर रेट बनता है। पर जो यूरिन का अमाउंट है, एक दिन के अंदर जो यूरिन बनता है वो कितना बनता है, 1 to 2 लीटर्स। मतलब इनिशियल फिल्टर रेट तो 180 लीटर बना एक दिन के अंदर, पर यूरिन जो प्रोड्यूस किया एक ह्यूमन बीइंग ने वो बस 1 से 2 लीटर ही प्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि 99% जो हमारा वाटर होता है वो क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। वही सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन वाले स्टेप में 99% वाटर जो है वो सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसी वजह से तो देखो कि फिल्ट्रेट तो इतना सारा बना था और उसमें से जो यूरिन बनी वो इतनी ही बनी, मतलब इसमें से 99% पानी तो रीअब्सॉर्ब कर लिया गया, वापस से बॉडी के अंदर ही आ गया। यूरिन बहुत ही कम बनती है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं, अब हम आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस का दूसरा नाम बोल देंगे हम। अब आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड के हमारा बॉडी के अंदर किडनी जैसे ब्लड फिल्टर करती है, ये भी ब्लड ही फिल्टर करेगी, ठीक है। पर यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप जो एक प्रोसेस था रीअब्जॉर्प्शन, वो नहीं होता। पहले देख लेते हैं आर्टिफिशियल किडनी वर्क कैसे करती है, ठीक है। हम ह्यूमन की आर्टरी में से ब्लड लेते हैं, ब्लड फ्रॉम blood from artery, ठीक है। कैसा ब्लड होगा ये हमारा, गंदा खून होगा, ठीक है। अब जो ब्लड हमारा आर्टरी से आ रहा होता है इसे एक इसके अंदर से पास करा जाता है। इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स हमारी कनेक्टेड है आपस में, ऐसे ट्यूब्स हैं हमारी ये पूरी। ये पिन से पिन लगा दी जाती है इधर की तरफ कहीं, ठीक है। वहां से हमारा ब्लड जो होता है वो आर्टरी से लिया जाता है। फिर हमारी ये ट्यूब्स होती है इसके अंदर, अब इन ट्यूब्स से अब जो ये हमारी ट्यूब्स लगी होती है, ये ट्यूब्स जो लगी होती है इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो ये ट्यूब्स लगी हुई है ना, थोड़ा डायग्राम अजीब सा हो गया है पर बाकी इसमें समझ लो, समझने वाला है, करना है तो इसे ठीक भी कर देते हैं।
अब समझ में आ जाएगा। अब ये ट्यूब्स जो है इसके अंदर हमारा आ रहा है ब्लड। अब ये जो ब्लड है ये गंदा वाला, मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। अब ये जो ट्यूब्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। कैसी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर ना ये जो बॉक्स सा दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर जो होता है हमारा एक सॉल्यूशन भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग, ये हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा रहता है इसके अंदर। अब इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन की बात करें तो जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा ही होता है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही लिया जाता है, बस इतना डिफरेंस है कि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जीरो होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। डायलाइजिंग सॉल्यूशन का इसमें लिखते हैं इट हैज सिमिलर ऑस्मोटिक pressure as that of blood, but it doesn't have पर इस पे कोई नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे नहीं रहते। इसमें हमारे कोई नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब कि यूरिया ऐसे कोई वेस्ट नहीं होते। किसके अंदर? डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ब्लड जितना ही लिया जाता है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे नहीं होते। तो ये हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन। क्लियर? इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा यहाँ ब्लड आ रहा होता है तो अंदर जो हमारा ये ब्लड फ्लो हो रहा होगा, इस ब्लड में तो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ना, इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर नाइट्रोजनस, ये जो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड ये भी है और जो बाहर सॉल्यूशन लिया गया है इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड जितना ही लिया गया है। इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो होगा क्या, हमारे इस ब्लड के अंदर से जो हमारा गंदा खून आ रहा था, उस खून के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो कहां चले जाएंगे? इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। मतलब हमारे ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर जाने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से जो गंदा डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, ओल्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो होता है, ओल्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन को बाहर निकाल लिया जाता है इसके अंदर से ओल्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया जाता है और लगातार फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, यहां से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन दिया जाता है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा पूरा आर्टिफिशियल किडनी। देखो हमारा ब्लड आया आर्टरी से, उस ब्लड के अंदर क्या था, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। पर जो हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन था उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं था, और जो ट्यूब्स थी इनमें ये सेमी परमिएबल थी इनकी मेम्ब्रेन, तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो था अंदर ज्यादा था बाहर कम, तो इसी वजह से वो अंदर से बाहर आ गया, फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन चले गया, और इसी वजह से हमारा जो ब्लड था गंदा वो हो गया अब साफ। अब जो हमारा ब्लड है वो हो जाता है साफ, तो वो जो हमारा क्लीन ब्लड होता है वो यहां से निकाला जाता है और कहां भेज दिया जाता है? टू वेन। वो साफ ब्लड मतलब हमारे इस हाथ से गंदा खून निकालते हैं आर्टरीज से, और हमारे यहाँ पर वेन्स में वो साफ खून दे देते हैं। मतलब हमारा ब्लड जो होता है वो ऐसे फिल्टर हो जाता है, और लगातार इसमें क्या करा जाता है, जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन पुराना होता रहता है उसे निकालते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आने लग रहे हैं, तो बार बार निकाला जाता है और लगातार फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन लगातार डाला जाता है। समझ में आया? तो ये थी हमारी आर्टिफिशियल किडनी। अब यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं
कि आर्टिफिशियल किडनी जो होगी हमारी रियल किडनी जैसा वर्क कर रही होगी, तो यहाँ पर यही बात है कि ये वर्क उसके जैसा नहीं करती। क्या इसमें अंतर होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी निकाल रही है, जैसे हमारी किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करती है, ये भी सेम वैसे ही फिल्टर आउट कर रही है। बस यहाँ पर एक चीज नहीं होती है, डेट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन इज एब्सेंट। रीएब्जॉर्प्शन यहां पर रहता है एब्सेंट, ये बात याद रख लेना। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का, या जितना भी सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हमारा होना था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना था, वो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है हमारा एक नॉर्मल किडनी में और आर्टिफिशियल किडनी में। आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क करती है वो हमने समझ लिया। रीअब्जॉर्प्शन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा कि 99% जो हमारा फिल्ट्रेट बनता था वो रीअब्जॉर्ब हो जाता था, तभी तो हमारा जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता था वो 180 लीटर बनता है एक दिन में, और जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो तो बस 1 से 2 लीटर होती है। इसका मतलब आधे से ज्यादा, मतलब 99% ब्लड इज रीअब्जॉर्ब। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक पे एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में आ जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा है हमारा टॉपिक। प्लांट्स भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब प्लांट जो होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर उनके अंदर एक्सेस वाटर आ जाएगा तो ट्रांसपीरेशन से वो वाटर का लॉस कर लेंगे। एक्सेस वाटर का एक्सक्रीशन कराना है तो एक्सेस वाटर का एक्सक्रीशन हो जाएगा बाय ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट्स ट्रांसपीरेशन से अपने एक्सेस वाटर का रिमूवल कर सकते हैं। दूसरा, O2 और CO2 का अगर रिमूवल करना है तो उसके लिए स्टोमेटा से वो रिमूवल कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या करते हैं, दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। कभी कभी क्या करते हैं, ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर भी कर देते हैं। फिर दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन लीव्स। ये लीव्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं। अब कोई भी लीफ के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अगर स्टोर हो जाएगा तो कुछ समय बाद वो लीफ टूट के नीचे गिर जाती है, एंड देन इट फॉल ऑफ। तो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो गया। उसने सबसे पहले अपना वेस्ट प्रोडक्ट लीफ में डाला, फिर उसके बाद लीफ टूट के गिर गई, वो खत्म हो गई थी, लीफ टूट के गिर गई, तो इसने अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट कर दिया। तो ये भी एक तरीका है वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट करने का। और क्या तरीका ये यूज करते हैं, दे ऑल्सो स्टोर, इनके पास अलग तरीके का एक प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसका नाम होता है रेजिन्स एंड गम। दे स्टोर रेजिन्स एंड गम्स, ये भी इनके प्लांट के अंदर ही बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेजिन्स और गम्स। अब ये रेजिन्स और गम्स को कहां स्टोर करते हैं, इन द पार्ट ऑफ देयर ओल्ड जाइलम। ये कर देते हैं ओल्ड जाइलम जो होती है उस प्लांट की, उसके अंदर ये स्टोर कर देते हैं गम्स और रेजिन को। तो ये भी एक तरीका है एक्सक्रीशन का। तो प्लांट अलग अलग मेथड से एक्सक्रीशन करता है। एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन से कर लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट को सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लीफ के अंदर स्टोर कर देता है जो कि बाद में फॉल ऑफ कर जाएगी। ये स्टोर कर सकते हैं रेजिन्स और गम्स को अपने ओल्ड जाइलम के कुछ पार्ट्स में, ये भी एक तरीका है। और ये एक और तरीके से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो है थ्रू सॉइल। ये क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी सॉइल में रिलीज आउट कर देते हैं सराउंडिंग्स में। तो ये भी एक तरीका है वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल का। तो प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े हमने वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल का। लास्ट जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये सॉइल में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज कर देते हैं। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इस वाली वीडियो में हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया, आर्टिफिशियल किडनी पढ़ लिया। आर्टिफिशियल किडनी और नॉर्मल किडनी में डिफरेंस समझ गए कि क्या अंतर रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन का अंतर रहेगा। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता।
फिर लास्ट में हमने पढ़ लिया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और बढ़िया बढ़िया क्लास 10th की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक आप चाहते हो आगे कि मैं बनाऊं, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करके जरूर भेजिए। थैंक यू।